हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। मैं जैकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए आज की जो वीडियो बड़ी ही मस्त है और कि आज की वीडियो में मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट 4 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020 का जो कक्षा 12 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट जो सेट नंबर 4 है, सेट नंबर 4 है, इसको मैं जिसका कोड 347WD है, ठीक है, इसको मैं आज पूरा खत्म करूंगा। रसायन विज्ञान ये वीडियो 1 घंटा की हो जाएगी, ठीक है। ये वीडियो कितने की हो जाएगी? 1 घंटा की वीडियो हो जाएगी और आप लोग 1 घंटा तक इसको देख लीजिए। इसको 1 घंटा तक आप लोगों को देखना है, ठीक ना। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। ठीक, थोड़ा सा जल्दी में रहेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक ना। क्योंकि मुझे 3-4 वीडियो बनाना है, तो आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो सुबह में मतलब अपलोड हो जाएगी जब भी आपको मिलेगी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, लिखना है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन कर रहा है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सी शून्य कोटि की, हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखे, ठीक ना। और जो कट गया उसको काट के हटा दिए, ठीक। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। 2022 का सेट है, 2020 का है, 2021 का है, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन ख वाला है, कह रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किस में होगा, ठीक ना। वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक 3-4 ऑप्शन थे, उसमें से ए वाला आपका क्या था, सही जवाब था। 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड में होगा, ठीक ना। किस में होगा? बेरियम क्लोराइड में होगा। उसके बाद देखिए एक क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इनफाइनाइट मतलब नॉट इक्वल टू 90 है, ठीक ना। वह घन है, क्या है? रोम्बोहेड्रल। क्या होगा? रोम्बोहेड्रल। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा रोम्बोहेड्रल। उसके बाद देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक का उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करना होता है। क्या होता है? परिवर्तित करना होता है सक्रियण ऊर्जा करती। कौन करता है? सक्रियण ऊर्जा। आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सिलेबस से जो अंगा वाला है सिलेबस से हट चुका है। प्रश्न नंबर 4 देखिए CH3 का थ्राइस N है, एक क्या है ये? देखिए ये क्या है? ये तृतीयक एमीन है। क्या है? टर्शियरी एमीन है, 3 डिग्री एमीन, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर दूसरे पर आते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा का देखिए कह रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला हुआ है। अब कह रहा है कि जिसका क्वथनांक 100.51 अंश सेल्सियस है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल का Kb बराबर दिया है, जल का क्वथनांक मतलब Kb बराबर दिया है, स्थिरांक कितना दिया है? 0.51 अंश सेल्सियस दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो भी दिया गया इसको हम लिख लिए हैं। लिखने के बाद यहाँ पर हम हल करेंगे। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb बराबर इतना दिया है, स्मॉल W बराबर 3 ग्राम, कैपिटल W बराबर 50 ग्राम और डेल्टा TB बराबर 100 अंश सेल्सियस। डेल्टा TB मतलब T0 बराबर कितना है? 100 अंश सेल्सियस। और उसमें से घटा देंगे डेल्टा TB को, कितना है? 100.51 है, ठीक ना। तो 51 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा TB बराबर होता है TB माइनस TB0, या फिर लिख सकते हैं आप T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको आप लोग को इसको क्या पढ़नेगा? ये आपका T1 हो जाएगा और ये आपका T2 हो जाएगा, ठीक ना। तो T2 में से T1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए हम घटा कर भी आपको बता देंगे यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम घटा दें थोड़ा सा, तो घटाएंगे कहाँ से? देखिए 100 माइनस 105 मतलब 0.51 में से घटाएंगे 100, तो ये बचेगा क्या? देखिए यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 0 हो जाएगा, ये दशमलव लगाएंगे और यहाँ से घटाएंगे 1, यहाँ से 5, यहाँ से देखिए 0 से 0 घटा 0, 0 से 0 घटा 0, 1 से 1 घटा 0, ठीक ना। तो 0 आगे का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.51 आ जाएगा, ठीक ना। 0.51 आपका आ जाएगा, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं।
अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, मान रख देना है डेल्टा टी बी बराबर आपका क्या होता है, डेल्टा टी बी बराबर यहाँ पर मान रख दीजिएगा, डेल्टा टी बी बराबर आपको निकालना क्या है, यम का मान निकालना है अणुभार, तो अणुभार यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर ये सूत्र होता है, तो ये सूत्र हो जाएगा यम बराबर, ठीक ना। उसके बाद जब आप मान रखेंगे, मान रख करके आप इसको हल करेंगे, हम पूरा इसको बताएंगे नहीं विस्तार से, आप लोग देख लीजिएगा यार, इतने तो आप लोग है ही, इतने तो मतलब इतने चालाक और इतने तेज तर्राक तो आप लोग है ही कि इसको हल कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको मैं मतलब दिखा दिया ना, इसको समझ लीजिएगा कैसे कटा है कैसे पिटा है, ठीक। अब देखिए दूसरा कक्षा वाला, NaCl है, फिर HCl एवं CH3COONA के लिए सीमांत मोलर चालकता डेल्टा लैम्बडा इनफाइनाइट यम क्रमशः 126.5 और क्या है 425.9 और है आपका 91.05 है, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। CH3COOH के लिए लैम्बडा इनफाइनाइट यम की गणना कीजिए। तो ये देखिए कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए आपको कुल्लाउस के नियम से चलना पड़ेगा और आपको जो भी यहाँ पर यौगिक दिया गया उनको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका लैम्बडा इनफाइनाइट यम निकालेंगे तो आ जाएगा ये देखिए लैम्बडा, इसको बोलेंगे लैम्बडा और इसको लैम्बडा, ठीक ना। तो ये लैम्बडा नाट Na प्लस और प्लस लैम्बडा नाट Cl माइनस, ठीक ना। ये जो माइनस और ये प्लस लगा हुआ है ना, ये जो Na पर प्लस लगा हुआ है ये इसका आवेश है और Cl पर जो माइनस लगा है ये इसका आवेश है, ठीक ना। तो उसका आवेश दर्शाया जा रहा है, ठीक। समीकरण 1 मान लीजिए, जो HCl है उसको भी ब्रेक कर लीजिए इसी प्रकार से H प्लस प्लस Cl माइनस में। उसके बाद जो CH3Na वाला है उसको भी इसी प्रकार से ब्रेक कर लीजिए CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ठीक ना। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, यहाँ पर आप लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया, ठीक ना। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको घटा देना, ठीक ना। समीकरण में से ऐसा घटाइएगा कि जो समीकरण जोड़ने पर आपका यही बने, क्या बने, CH3COOH बने, ठीक, यही बच्चे, ठीक ना, और सब कट जाए, ऐसे घटाना है आपको, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम घटाएंगे इसमें से, देखिए समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे तो समीकरण 2 और 3 क्या है, देखिए समीकरण 2 इधर देखिए क्या है, 2 है, एक यहाँ पर 2 है, समीकरण 2 यहाँ पर है, समीकरण 3 यहाँ पर है, दोनों को देखिए जोड़ दिए। अब दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दिए, वही चीज़ उतार दिए, ठीक ना। फिर समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 ये है, ये दोनों हो गया, ठीक ना, ये हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं होगा, समीकरण 3 को क्या करना है, इसमें से घटा देना, ठीक ना। समीकरण 3 को जब इसमें से घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम लिखे होंगे, यहाँ पर जब समीकरण 3 को उसमें से घटाएंगे, अभी देखिए यहाँ पर हम कुछ आपको तकनीकी बता दे रहे हैं। लैम्बडा इनफाइनाइट ये तो अभी पुराना वाला ही है, वही उतार लिए, ठीक ना, जोड़ा जो है वही उतार लिए, ठीक ना। तो उसके बाद लैम्बडा CH3CHO और ये NaCl बना, ठीक ना। जब दोनों को जोड़े हैं तो ये क्या बना, CH3COOH बना और NaCl बन गया। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, NaCl को इधर भेज देना, ठीक ना। तो NaCl को देखिए इधर भेज दिए तो ये माइनस में आ गया, किस में आ गया, माइनस में आ गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, उसके बाद आप मान रख दीजिए सबका, क्योंकि इसी का मान निकालना था ना, तो इसके बराबर में सब आ गए तो सबका मान रख दीजिए। तो इसका मान रखेंगे कितना आएगा, इसका मान देखिए कितना है 425.9 है, 91 जीरो है और देखिए 126.4 है, ठीक ना। अब सबको हल करने के बाद क्या आंसर आएगा भाई, 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 2 का जो ग वाला है सिलेबस से क्या हो चुका है, कट चुका है, ठीक ना, क्या हो चुका है, कट चुका है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का ग देखिए, उत्कृष्ट गैस हीलियम के 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, ठीक ना। पहला उपयोग इसका है गुब्बारों, वायुयानों के टायरों आदि में भरने में। फिर देखिए दूसरा है निर्वात कह रहा है कि निर्वात नलियों के भरने में काम आता है, ठीक ना। जो आपका उत्कृष्ट गैस हीलियम है उसका उपयोग बहुत कम ताप उत्पन्न करने का काम आती है। उसके बाद गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में भरने में इसका काम किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए आता है प्रश्न नंबर 3 का क वाला,
प्रश्न नंबर 3 का कर है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, ठीक ना, उदाहरण भी लिखना है। देखिए वे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता है या समपराशरी, उसको क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं या कहलाती है। उदाहरण लाल रुधिर कणिकाओं तथा नमक का विलयन समपराशरी विलयन होता है, ठीक ना। लाल जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो रेड आरबीसी जिसे कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स जो होता है, ठीक ना। तो आरबीसी जो होता है और जो आपका जो नमक का विलयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समपराशरी विलयन बोलते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 का जो ख वाला है, प्रश्न नंबर 3 का जो ख वाला है कट चुका है, ग वाला भी आपका कट चुका है, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ वाला, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहले पर नन्नर समीकरण, दूसरा है टिंडल प्रभाव। नन्नर समीकरण और टिंडल प्रभाव पर क्या करना है आपको, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है नन्नर समीकरण, वह समीकरण जो सेल के विभव, विद्युत वाहक बल और आयनों की सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, नन्नर समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, नन्नर समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए E बराबर E0 माइनस 2.303 बटे में यन एफ और इंटू में RT लाग क्या है, लाग आपका अपचयन हो जाएगा और ऑक्सीकारक और बटे में अपचयन हो जाएगा, ठीक ना। ये भी हो सकता है और जो लिखा गया है वो भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा, इसका उत्तर मतलब इसका उत्तर सेट 3 में है और देखिए सेट 5 ग में, देखना। अब क्या है भाई, मैं बताऊं इसमें क्या क्या लिख दिया हूँ, ठीक ना। तो इसका उत्तर देखिए दूसरा तो बहुत आसान है यार, क्या है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव तो बहुत ही आसान है। इसके जो पहले वाला सेट था ना उसमें भी था, अभी मैं आपको उसको भी बता दे रहा हूँ टिंडल प्रभाव क्या होता है, ठीक। ये देखिए टिंडल प्रभाव, ठीक ना, सेट नंबर 3 में आ गए हैं। सेट नंबर 3 में देखिए ये टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव में क्या होता है, टिंडल प्रभाव में देखिए जब किसी प्रकाश किरण को, ठीक ना, जब किसी प्रकाश किरण को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं, ठीक ना, जब किसी प्रकाश किरण को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो प्रकाश किरण का जो मार्ग होता है या फिर जो पथ होता है लंबवत देखने पर चमकीला दिखाई देता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इस प्रभाव को सबसे पहले किसने खोजा था, टिंडल ने खोजा था, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, टिंडल प्रभाव। बस इतना सा था, छोटा सा। अब चलिए चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 4 का क है, ठीक ना। कौन है, प्रश्न नंबर 4 का क है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 का क क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए, ठीक ना। इनके चुंबकीय एवं किसको, उत्प्रेरकीय गुण को समझाना है। तो देखिए उत्तर में हम लिखे हैं, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी कक्षक में पूर्ण होते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पी और एस ब्लॉक के दोनों के बीच में आते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। उसके बाद देखिए डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। बहुत अच्छी बात लिखे हैं। अब देखिए अगला है, ये तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण इसके उपकोष अपूर्ण होना है, ठीक है। यानी कि इसका मुख्य कारण क्या है कि इसका जो उपकोष होता है ना वो अपूर्ण भरा रहता है, इसलिए ये क्या होते हैं कि ये उत्प्रेरक यौगिक जो होते हैं उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर देखिए जो 4 का ख वाला ये कट चुका है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 का ख वाला सिलेबस में नहीं है, कट चुका है। उसके बाद देखिए स्मिट अभिक्रिया द्वारा, प्रश्न नंबर 4 का ग वाला देख लीजिए, हो सकता है ये जल्द ही आधी घंटा में भी खत्म हो सकता है, ज़्यादा भी समय लग सकता है, ठीक ना। तो अगर आप पहली वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा उसको, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि स्मिट अभिक्रिया द्वारा मेथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। मेथिल एमीन का एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही मतलब मस्त क्वेश्चन है और एक ही साथ में मैं इसको पढ़ दिया हूँ, ठीक ना। तो क्वेश्चन तो पढ़ दिया, आप देखिए इसको समझाना है। पहले तो कह रहा है कि स्मिट अभिक्रिया द्वारा मेथिल एमीन बनाने का एक रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर मेथिल एमीन यहाँ पर बना लिया हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, ये आपको एथेनोइक एसिड लेना है और देखिए हाइड्राजोइक अम्ल लेना है, ठीक ना, जिसका सूत्र होता है N3H होता है। क्या होता है, N3H होता है इसका सूत्र। तो यहाँ पर आप लोग को N3H ले लेना है, यहाँ पर
एसिटिक एसिड लेना है जिसके प्रेजेंस में H2SO4 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन देखिए यहाँ पर है। उसके बाद ये आपका मेथिल एमीन बन के तैयार हो गया। मेथिल एमीन बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस निकल गया, ठीक ना। ये बात आपको याद रखना है, इसको स्मिथ अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक ना। स्मिथ अभिक्रिया में ओइक एसिड और क्या हाइड्रोजोइक अम्ल मिलकर के मेथिल एमीन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस भी निकालते हैं। उसके बाद देखिए CH3 अब किसके क्लोरोफार्म से रिएक्शन भी कराना है, वो भी एल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में क्रिया कराना है। तो यहाँ पर देखिए हम ले लिए हैं जो आपका मेथिल एमीन बना है, क्लोरोफार्म लिए, उसके बाद एल्कोहलिक KOH ले लिए, इससे रिएक्शन कराए तो ये बन गया CH3CNC, यानी फिर कह सकते हैं मेथिल साइनाइड बन गया। क्या बन गया? मेथिल साइनाइड बन गया। और यहाँ पर KCl पोटेशियम क्लोराइड निकल गया, H2O निकल गया, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 4 का घ है सिलेबस से कट चुका है। जो आपका प्रश्न नंबर 4 का घ है सिलेबस से कट चुका है। उसके बाद देखिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। बड़ा जल्दी खत्म हो रहा है यार, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है ना जो क्वेश्चन कट चुके हैं सिलेबस से, उसको क्या पढ़ा जाए, ठीक ना। जो क्वेश्चन सिलेबस से कट चुके हैं उनको तो हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप उनको पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्योंकि वो पेपर में आएंगे ही नहीं, ठीक ना। तो पेपर में नहीं आएंगे तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अब क्या अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 का क कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है ये भैया नचा रहा है हम लोगों को, कह रहा है ना कि जो अभिक्रिया को जो 10 मिनट में अगर 20% पूर्ण हो रही है तो वही 75% में कितना मिनट में पूर्ण होगी, 75% पूरा होने में कितना समय लेगी, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इस तरह हम लोग बैठा हुआ सवाल तो है नहीं कि उस तरह बता देंगे, अब इसको लगाना पड़ेगा अभिक्रिया के सवाल सूत्र पर, ठीक ना। पहले तो हम लोग अभिक्रिया के वेग का देख लेते हैं, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए एकांक समय में किसी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक ना। एकांक समय में किसी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे उसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है, कम हो जा रहा है कि घट जा रहा है, वही उसका अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, ठीक ना। उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt। क्या होता है, dx/dt। यदि dt समय में dx मोल शेष रहे तो अभिक्रिया का वेग बराबर -dc/dt हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, dc/dt हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिया है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक मात्रा भी कह सकते हैं, कितना दिया है 100। ये तो हमेशा a बराबर, इस जो a होता है ना वो a बराबर हमेशा 100 होता है, इसको आप लोग रख लीजिएगा, ठीक ना। और जो परसेंटेज में मान दिया वही 100 में से घटाना रहता है। जो 20% दिया है तो आ जाएगा आपका 80, किसका माना जाएगा, a - x का, ठीक ना। तो सूत्र होता है k बराबर 2.303 इंटू log a/a - x, ये सूत्र होता है। अब देखिए k बराबर हम लोग रखेंगे, ठीक ना। t बराबर आपको दिया है 10 मिनट, ठीक ना, 10 मिनट हो गया। और यहाँ पर देखिए log 100, ये का मान हो गया a - x कितना है, 80 आया। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बच्चा क्या 10/8 बच्चा, ठीक ना। 10/8 को अब हम लोग काटे पीटेंगे। जब इसको काटे पीटेंगे तो इसमें आ जाता है k बराबर इतना आ जाता है, कितना आ जाता है, देखिए k बराबर इतना आ जाता है 0.022 मिनट, ठीक ना, 2 मिनट। माना यदि t मिनट में अभिक्रिया 75% पूर्ण होती है तो तब क्या होगा, t बराबर t1 यानी कि t1 मिनट में, तो t बराबर t1 a बराबर 100 हो जाएगा, a - x बराबर क्या हो जाएगा 75। एक बार तो हम लोग ले रहे थे 20% के लिए और एक बार यही सूत्र उपयोग करेंगे किसके लिए, 75% के लिए, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 75 -100 100 - 75 होगा तो 25 बचेगा, तो यहाँ पर 25 रख दें, काटेंगे 25 चौक को 100 हो जाएगा, ये वाला, ठीक ना, 4 हो जाएगा। अब देखिए पूरा कट गया, मतलब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी कर लेंगे, काटेंगे पीटेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब काट पीट कर जब इसका हम सूत्र लगाएंगे, जब हम इसका आंसर लाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो आप के t1 का जो k यहाँ पर देखिए k का जो मान आया था, यहाँ पर k का मान, वो k का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक ना। k का मान यहाँ पर रख दिए,
ठीक ना। के का मान रखेंगे, क्यों के का मान यहाँ पर रख लें, तो ये टी बराबर हो रहा है ना, टी बराबर हो रहा है तो के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर के जो रहता है वो के नीचे आ जाएगा, तो के टी बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो के का मान यहाँ पर 0 इसमें 0 रख दिए और 2 से काट दिए, 0.011 आ गया होगा। अब जब इसका गुणा करेंगे और इससे 0.011 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 63.02 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 63.02 सेकेंड आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना, इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए जो प्रश्न नंबर 5 का ख वाला है, ये देखिए आपके क्वेश्चन में नहीं, आपके पेपर में नहीं है। प्रश्न नंबर 5 का ख और ग वाला, ठीक ना, दोनों काट दिया गया, दोनों निकाल दिया गया काट करके। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ वाला, ठीक ना, प्रश्न नंबर 5 का घ वाला देख लीजिए, मजेदार क्वेश्चन। कह रहा है कि साबुन क्या है, साबुन क्या है, इसकी बनाने की विधि को संक्षेप में लिखिए। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं, ठीक ना, जो साबुन होता है वो कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब इसका हल हम देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं। साबुन दीर्घ श्रृंखला युक्त वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। किसको? जो बहुत बड़ी श्रृंखला युक्त वसी अम्लों की सोडियम और पोटेशियम से बनी हुई होती है, उनके लवण को हम लोग क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए जब तेलीय वसा की क्रिया NaOH या KOH से की जाती है तो साबुन तथा ग्लिसरॉल बनते हैं, ठीक ना, क्या बनते हैं? साबुन तथा ग्लिसरॉल बनते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं रिएक्शन भी कराया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए वसा का हम एक वसा ले लिए, ये देखिए पूरा वसा है, ठीक ना। वसा कौन सा है? CH2CO CH3 C कितनी है? C आपका देखिए 17 और H 35 है, ठीक ना। तो यहीं से ये ब्रेकिंग होता है। इसका ब्रेकिंग कहाँ से होता है? यहीं से ब्रेकिंग होता है। तो ये ब्रेक हो गया इतना। अब देखिए C गलत ब्रेकिंग हो गई यार। ये देखिए ब्रेकिंग होता है यहाँ से। कहाँ से ब्रेकिंग होता है भाई? ब्रेकिंग ये होता है NaOH से, यहाँ से Na अलग और OH अलग हो जाता है। उसके बाद ये ब्रेकिंग होता है C17H35 COO, ये पूरा यहाँ से ब्रेकिंग होता है, ठीक ना। तो ये पूरा यहाँ से ब्रेकिंग, ये अलग हो गया और ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ठीक ना। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इधर वाला बाएं वाला जो है ये OH से मिलेगा, ठीक ना, OH से मिलेगा। और ये तीनों किससे मिलेंगे? Na से मिलेंगे। तो 3 ठे सोडियम मतलब बना लेंगे, तो ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट और साबुन बन गए। ये देखिए ये साबुन बनकर तैयार हुआ और ये क्या होगा? ग्लिसरॉल बनकर तैयार हुआ, ठीक ना, ग्लिसरॉल, ठीक। अब देखिए साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है, ये भी पूछा है कि क्यों नहीं करता है, बताना है। तो साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होते हैं, ठीक ना। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होने के कारण साबुन क्या होता है? कठोर जल में कार्य नहीं करता है, ठीक। उसके बाद प्रोटीन की प्राथमिक संरचना देख लेते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, ठीक ना, प्रोटीन में एक अथवा अनेक पेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एवं एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं, जिसे प्रोटीनों का प्राथमिक संरचना कहते हैं, ठीक ना, जिसे प्रोटीनों का प्राथमिक संरचना कहते हैं। ये इस प्रकार से जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे 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 करके ये प्रोटीन है, ठीक ना। ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना एक सीरियल बाई एक, जैसे कार्बन आप बिछाए रहते हैं ना, एकदम नंबर वाइज से कार्बन होता है, उसी प्रकार से ये प्रोटीन नंबर वाइज से ऐसे एकदम लगे रहते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से जैसे जैसे यहाँ पर लगे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 के क पर। प्रश्न नंबर 6 का क देखिए कह रहा है कि फिनाल का पहला है डाइजोनियम लवण तथा क्यूमीन से विरचन की विधिया का वर्णन कीजिए। फिनाल की काल्वे अभिक्रिया तथा रायमंड टिमन अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए डाइजोनियम लवण से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करने पर फिनाल बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिए हैं। ये H2O से हम क्या करेंगे? इसको गर्म किया जा रहा है, यहाँ पर हीट कर दिए। हीट करने के बाद यहाँ पर क्या बन गया? आपका फिनाल बन गया। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर HCl निकल गया, ठीक ना।
ये सब चीज़ें आपकी बन के तैयार होगी। उसके बाद देखिए क्यूमीन से कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है, ठीक ना। ऑक्सीकृत में क्या कर लिया जाता है, ऑक्सीकृत कर लिया जाता है तनु अम्ल के साथ इसे फिनाल तथा एसीटोन में परिवर्तित किया जाता है, ठीक ना। इसे फिनाल तथा एसीटोन में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्यूमीन ले लिए। एक क्यूमीन का सूत्र होता है, याद रखिए, बेंजीन पर CH3 लगा है तो क्यूमीन है, ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया कराना ही पड़ेगा। तो ऑक्सीजन से जब क्रिया कराएंगे तो ये वाली चीज़ें बन के तैयार होगी। जब इसका HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या हो गया, फिनाल बन करके तैयार हुआ। और यहाँ पर देखिए कीटोन बन के तैयार हुआ, ठीक ना। कीटोन यानी कि ये एसीटोन बन के तैयार हुआ है, उसी को बोलेंगे कीटोन, ठीक। आते हैं आगे कोल्बे अभिक्रिया पर, ठीक ना। कोल्बे अभिक्रिया देखिए क्या है, कोल्बे अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ होता नहीं है लेकिन कुछ तो होता होगा। इसमें फिनाल लिया जाता है, फिनाल को NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन जब कराते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ CH निकल के H2O बना लेता है और Na जाकर O पर जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनाक्साइड। सोडियम फिनाक्साइड बन गया। फिर सोडियम फिनाक्साइड को CO2 से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर आकर के COOH लग जाता है, ठीक ना। ये वाला पोजीशन जो है यहाँ पर COOH लग गया, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम फिनाक्साइड और ये ओइक एसिड इस पर जुड़ गया। फिर इसके बाद एक बार और HCl से रिएक्शन कराएंगे इसी में, ठीक ना। जब ये वाला जो पोर्शन इसको लेकर आएंगे और इसमें क्या कराएंगे, HCl से रिएक्शन कराएंगे। जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या बन जाता है, यहाँ से Cl निकलता है और यहाँ से Na निकलता है, तो ये NaCl निकल जाता है। और उसके बाद जो H बचा है और O बचा है, यहाँ पर O बन जाता है और यहाँ पर COOH रहता है, ठीक ना। तो ये आपका मतलब बनकर तैयार हो गया, ठीक ना। कोल्बे अभिक्रिया का रिएक्शन यही था। फिर पूछा था उसमें रायमंड टीमन अभिक्रिया, तो रायमंड टीमन अभिक्रिया में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, फिनाल होता है, फिर क्लोरोफार्म होता है। उसके बाद क्लोरोफार्म ये देखिए क्या है, CHCl3 है, फिर NaOH है। NaOH से जब रिएक्शन कराते हैं उसकी उपस्थिति में तो क्या बन जाता है, ये फिनाल पर CHO ग्रुप आकर लग जाता है, ठीक ना। फिनाल पर क्या होता है, एक CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, यहाँ पर CHO ग्रुप आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक ना। तो ये बेंजीन है, बेंजीन में CHO ग्रुप और यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद H2O भी निकल जाता है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6 के क का अथवा वाला। कह रहा है कि एल्कोहल के विरचन की 2 विधियां लिखिए तथा 3 रासायनिक गुणधर्म दीजिए एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला है अम्ल उत्प्रेरक। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा एल्कीन तनु अम्ल की उपस्थिति में जल के योजन द्वारा एल्कोहल बनाती है या बनती या बनाता है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए रिएक्शन भी हम करा दिए हैं। रिएक्शन देखिए CH2 H2O से रिएक्शन है। प्रत्येक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो ये हो गया है फिनाल। कौन सा फिनाल बना, अरे फिनाल करें एल्कोहल बना, ठीक ना। एथिल एल्कोहल बन गया, ठीक ना। दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्लों से, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराने पर एल्कोहल बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ले लिए, ये क्या लिए भाई, ये देखिए हम ले लिए एसिड ले लिए। एसिड को हम क्या किए हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ये अपचयन करा दिए हाइड्रोजन से जब हम अपचयन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिनाल में चेंज हो जाएगा और H2O निकल जाएगा, ठीक ना। H2O निकल गया। गुणधर्म देख लीजिए, एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय OH आबंध के कारण होती है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर C2H5OH है और यहाँ पर C2H5O- प्लस H प्लस है, तो किसके कारण है, OH- आबंध के कारण क्या होती है, ध्रुवीय होती है, ठीक ना। दूसरा वाला देखिए एल्कोहल अम्ल क्लोराइडों के कारण एस्टर बनाता है। जो एल्कोहल होता है वो अम्ल क्लोराइडों के कारण क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, ठीक ना, एस्टर बनाता है। तो यहाँ पर देखिए एस्टर, ये एस्टर बना दिया, यहाँ पर COO रहेगा, ठीक ना, COO रहेगा, ठीक। तो अब एस्टर बनेगा। उसके बाद देखिए एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। जो एल्कोहल होता है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक ना, इस प्रकार के साथ ये क्रिया करके एल्किल हैलाइड बना दिया। तो यहाँ पर देखिए एल्किल हैलाइड बना दिया और H2O निकल गया, ठीक ना।
तो थोड़ा जल्दी जल्दी में हम बता दे रहे हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख वाला क्या है, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसीटोन की आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया होती है। फार्मिक अम्ल में फेरिंग विलयन मिलाते हैं तब क्या होता है। बेंजोइक अम्ल में अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है। उसके बाद देखिए दूसरा है एसिटल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक में मिलाते हैं तब क्या होता है। एसिटिक अम्ल को या CaOH के साथ गर्म करते हैं, C कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है। पहला वाला देखिए, जब हम लोग एसीटोन लेते हैं और आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये CH3COOCl3 बन जाता है, ठीक ना। H को ये विस्थापित कर देता है, I अपनी जगह, मतलब H की जगह पर I हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर निकल भी गया, क्या निकला है, 3 टाइम 3 NaO, मतलब 3 Na, भाई कहाँ चले गए यार तुम। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइम सोडियम आयोडाइड बन गया, फिर 3 टाइम H2O भी बन गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा रिएक्शन है फार्मिक अम्ल फेलिंग विलयन से करता है, तो फार्मिक अम्ल हो गया, ये फेलिंग विलयन CuO हो गया। उसके बाद रिएक्शन जब हुआ तो Cu2O3 बन गया, उसके बाद CO2 बना और H2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए तीसरा है C6H5, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीसरा वाला C6H5COOH, ठीक ना, और NH3 है। अब इसका रिएक्शन कराएंगे C6H5NCOONH4, ठीक ना। तो इसका रिएक्शन इसके साथ हुआ तो ये देखिए C6H5NCONH4 बना, ठीक ना, और H2O निकला। फिर इसको जब गर्म किया गया तो ये देखिए ये बन गया, ठीक ना, C6H5CONH2 बन गया, ठीक ना। उसके बाद चौथा वाला रिएक्शन देखिए इसके साथ है CH3CHO, किसके साथ है CH3CHO, किसी एसिटल्डिहाइड के साथ है। एसिटल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, टालिन अभिकर्मक के साथ कर रहा है। तो टालिन अभिकर्मक के साथ जब एसिटल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो कुछ नहीं बनेगा सिवाय इसके, सिवाय किसके, सिवाय एसिटिक एसिड के, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जब एसिटल्डिहाइड टालिन अभिकर्मक से रिएक्शन करेगा तो आपका ये बनेगा, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, और ये देखिए 2Ag निकल जाएगा, ठीक ना, 2Ag बाहर हो गया। उसके बाद देखिए जो आपका एसिटिक एसिड है ये CaOH के साथ, या CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ये गर्म हो रहा है, ठीक ना। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे ना तो ये मेथेन बना लेगा, क्या बना लेगा, मेथेन बना लेगा, और ये मेथेन बना करके बनाएगा, प्लस में H2O भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर H2O नहीं लिखा गया, ठीक ना। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 का ख का अथवा वाला, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे भाई आप लोग, कैसे प्राप्त करेंगे। फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट कैसे प्राप्त करेंगे, फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट कैसे प्राप्त करेंगे। फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे। एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। एसीटोन से एसिटिन हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजोइक अम्ल से मेटाब्रोमो बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। चलो इसको देखते हैं, चलो जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर देखिए HCOOH, ये फार्मिक अम्ल से CaCO3 जब रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम फार्मेट प्राप्त होगा, प्लस में C2H2CO3 प्राप्त होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए फार्मेल्डिहाइड में जब अमोनिया रिएक्शन करेगा तो आपका यूरोट्रोपिन प्राप्त होगा, जिसका सूत्र होता है देखिए N4 होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, N4 होता है। उसके बाद इसी में क्या लगा है, CH2 है, और इसी कितने बार है, 6 बार है, ठीक ना। ये कितने बार है, 6 बार है, ठीक। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिएगा, अपने से मेहनत करिएगा समझने का, ठीक ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ ताकि समय कम लगे, ठीक। उसके बाद देखिए CH3COH, ठीक ना, और देखिए PCl3 से रिएक्शन है तो ये एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है इसके साथ क्रिया करके, और POH का थ्राइस प्राप्त होता है, ठीक ना, POH का थ्राइस प्राप्त करता है। अब देखिए चौथा वाला रिएक्शन है, इसी में चौथा वाला रिएक्शन किसके साथ था भाई, एसीटोन से था, एसीटोन और हाइड्रोजन से था, ठीक ना। एसीटोन रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से NH2 से, ठीक ना। तो इससे रिएक्शन जब करेगा तो ये बन जाएगा देखिए CH3 C डबल बॉन्ड N और NH2 प्लस H2O निकल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग, ठीक ना।
मतलब मेरे दोस्तों जो भी आप लोग हो उसको थोड़ा सा मेहनत से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए बेंजोइक अम्ल से क्या प्राप्त करेंगे, बेंजोइक अम्ल है ये, बेंजोइक अम्ल से हम लोग ब्रोमीन से रिएक्शन करके क्या प्राप्त करेंगे, मेटा ब्रोमीन। ये देखिए मेटा, ये देखिए मेटा, इसको बोलेंगे आर्थो, इसको बोलेंगे मेटा, इसको बोलेंगे पैरा, ठीक ना। तो ये मेटा पर आया ना ब्रोमीन आया किसमें, मेटा पर, तो इसको बोलेंगे मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, ठीक ना। तो ये देखिए हो गया। प्रश्न नंबर 7 का क देख लीजिए। अमोनिया का हैबर प्रक्रम द्वारा उत्पादन का वर्णन प्रवाह चित्र एवं रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। अमोनिया के 2 महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए, ठीक ना। हैबर विधि व्यापक स्तर पर अमोनिया हैबर प्रक्रम द्वारा बनाई जाती है। ला सातेलिए के सिद्धांत के अनुसार 200 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर दाब तथा लगभग 700 केल्विन ताप पर थोड़ी सी मात्रा K2O तथा Al2O3 आयन युक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे कैसे उत्पादन कर लिए, यहाँ पर दूसरा उत्प्रेरक ले लिए, नहीं तो हम हमेशा उत्प्रेरक क्या लेते थे, दूसरा उत्प्रेरक ले लिए थे, ठीक ना, हैबर प्रक्रम में। अबे हैबर प्रक्रम में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए भैया N2 ले लिए, यहाँ पर देखिए N2 हो गया और यहाँ पर H2 हो गया, ठीक ना। K2O और Al2O3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे 700 केल्विन पर और 200 एटीएम पर। तो ये क्या बन गया, 2NH3 बन गया। क्या बन गया, 2NH3 बन गया, आपका अमोनिया गैस प्राप्त हो गई। ये देखिए फिगर बड़ा बढ़िया बना है, फिगरवा को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया फिगर, मस्त फिगर है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, फिगर को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आप फिगर को हम समझाएंगे नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना। आप देखिए उपयोग में थोड़ा सा हम बता देते हैं। उपयोग देखिए, पहला उपयोग देखिए, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि प्रशीतक के रूप में बर्फ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, इसका प्रशीतक के रूप में बर्फ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये अमोनिया गैस जो है फ्रिज में भी पाई जाती है, ठीक ना। उसके देखिए प्रश्न नंबर जो क का अथवा देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की विधि। सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की विधि का वर्णन रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड की निम्नलिखित से अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के साथ कीजिए, ठीक ना। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला, दूसरा क्लोरीन गैस है, तीसरा ऑक्सीजन गैस है, ठीक। मतलब SO2 का विरचन बनाना है आपको। देखिए प्रयोगशाला में सोडियम सल्फाइड की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर SO2 गैस प्राप्त होती है। उसके बाद Na2SO3 प्लस H2SO4, इसका रिएक्शन देख लीजिए, इसका रिएक्शन ये वाला है, ठीक ना, इसका रिएक्शन ये है रिएक्शन। फिर उसके बाद देखिए Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। सोडियम सल्फेट जब H2O से रिएक्शन करता है तो उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता है भाई। ये देखिए H2 जो सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड ही H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बनाया है, H2O बनाया है और SO2 बनाया, ठीक ना। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनके तैयार हो गई। उसके बाद रिएक्शन था किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फाइड बनता है और H2O निकल जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए जब यह सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो यह कुछ नहीं होता है, ये SO2Cl2 बन जाता है, ठीक ना। सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, ठीक ना। अरे सल्फर है यार। उसके बाद देखिए SO2 और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो ये बनता है SO3 सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कह सकते हैं और सल्फाइड भी कह सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए हमारे भोजन में ख वाला, देखिए ख वाला क्वेश्चन नंबर ख देख लीजिए। हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, सबका आंसर इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रोटीन का महत्व क्या है, यदि हमारे भोजन में प्रोटीन न हो तो यह हमारे शरीर की वृद्धि का रोक सकती है, ठीक ना। हमारे शरीर की वृद्धि को क्या कर सकती है, रोक सकती है। प्रोटीन शरीर के प्रत्येक भाग में स्थित होते हैं, ठीक ना। जो प्रोटीन होते हैं शरीर के प्रत्येक भाग में स्थित होते हैं। यह शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण मतलब
अनुरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक ना। जो आपकी प्रोटीन है शरीर के रक्षक के लिए क्या होती है, अत्यंत आवश्यक होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है आपका दूध है, पनीर है, दाल है, मूंगफली है, अंडा है, मांस है, मछली है, ठीक ना। ये सब आपका क्या है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, ठीक ना, जिससे आपको प्रोटीन मिलती है। अब देखिए प्रोटीन का द्वितीयक संरचना पढ़ लेते हैं। किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिससे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं विद्यमान होती हैं, जो आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, ठीक ना। प्रोटीन का विकृतीकरण अब देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ समय कम है, समझाने की टाइम उतना नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्रोटीन का विकृतीकरण देख लेते हैं। जब प्राकृतिक प्रोटीन को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ताप बढ़ाया जाता है तो उसका जो हाइड्रोजन आबंध होता है, ठीक ना, उसका हाइड्रोजन आबंध अव्यवस्थित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, ठीक ना, अव्यवस्थित हो जाता है, जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। यहीं तक था और